नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मऊदर एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने कल पैरामीटर्स के बारे में अध्ययन किया था। जिसमें हमारा पहला पैरामीटर है जेड पैरामीटर। कौन सा है? जेड पैरामीटर, यानी कि जेड प्राचार। हमने नेटवर्क पढ़ा है, नेटवर्क में नेटवर्क थ्योरी पढ़ी है। उसके बाद इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि इसके प्राचार कौन कौन से होते हैं, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, ये हमने कल स्टडी की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला हमारा है जेड प्राचल। जेड प्राचल क्या होता है कि जो भी कोई चार टर्मिनल जाल हो, हम जानते हैं कि चार टर्मिनल जाल में दो निवेशी होंगे, दो निर्गम होंगे। उनकी वोल्टता और धारा को कैसे व्यक्त करते हैं, यानी कि चार टर्मिनल जाल के निवेशी व निर्गम सिरों की वोल्टता क्रम से V1 व V2 तथा धारा I1 व I2 है। यदि हम धारा I1 व I2 को स्वतंत्र चर मान लें तो चार टर्मिनल जाल के व्यापक फलन संबंध निम्न क्या होंगे? निम्न होंगे। तो क्या लिखना है? सबसे पहले चार टर्मिनल जाल के निवेशी और निर्गम, निवेशी तथा निर्गम सिरों की वोल्टता, सिरों पर वोल्टता क्रम से V1 व V2 है तथा धारा I1 व I2 है। यदि धारा को क्या माने? स्वतंत्र चर। यदि धारा I1 व I2 को क्या माने? स्वतंत्र चर मान ले, स्वतंत्र चर मान ले तो क्या होगा? चार टर्मिनल जाल, तो चार टर्मिनल जाल के लिए व्यापक फलन संबंध निम्न होंगे। कौन कौन सा होगा? यानी कि वोल्टता लिए कौन सी? V1। तो स्वतंत्र चर किसको माना है? I1 और I2 को। F क्या है? फलन है। ठीक है। इसी प्रकार V2 क्या होगा? F2 I1 व I2। ठीक है। इसके बाद यदि परिपथ में कम मान की प्रत्यावर्ती वोल्टता, क्या जो दिया गया परिपथ है उसमें कम मान की प्रत्यावर्ती वोल्टता व धारा प्रयुक्त की जाए, यानी कि यदि इन दोनों को लिखने के बाद लिखना है कि यदि परिपथ में कम प्रत्यावर्ती वोल्टता, कम मान की प्रत्यावर्ती वोल्टता व धारा प्रयुक्त किया जाए, धारा प्रयुक्त की जाए तो क्या होगा? धारा प्रयुक्त की जाए तो उसमें जो उत्पन्न परिवर्तन होगा उनको गणितीय रूप में, तो उत्पन्न परिवर्तन को गणितीय रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? I1 I2 को क्या माना है हमने? स्वतंत्र चर। और क्या कहा कि यदि परिपथ में कम मान की प्रत्यावर्ती वोल्टता व धारा प्रयुक्त की जाए तो उसमें जो उत्पन्न परिवर्तन होगा उसके गणितीय रूप किस रूप में लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है?
तो dV1 लिख सकते हैं, V1 है, dV1 इक्वल टू क्या होगा, डेल V1 अपॉन क्या है, डेल I1 डॉट DI1। ठीक है, इसी प्रकार डेल V1 अपॉन डेल I2 डॉट DI2, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार सेकंड फलन के लिए क्या होगा, dV2 इक्वल टू V2 अपॉन डेल I1 डॉट DI1 प्लस डेल V2 अपॉन डेल I2 डॉट DI2। ठीक है, ये हुआ। तो समीकरण नंबर 2 हो गई। इसके बाद में क्या कहा है कि जो वोल्ट ओम एम्पियर अभिलाक्षणिक रेखीय होने के कारण आंशिक अवकलनों का मान नियत होगा। क्या कहा है कि वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक रेखीय होने के कारण इसका जो आंशिक अवकलन होगा या अवकलनों का जो मान होगा वो नियत होगा, तथा उनकी विमाएं किन की विमाएं होंगी, प्रतिबाधा की विमाएं होंगी। इनकी विमाएं किन की विमाएं होंगी, प्रतिबाधा की विमाएं होंगी। तथा धारा में परिवर्तन को हम निम्न रूप में लिखेंगे, यानी कि V और I के रूप में लिखते हैं। यानी क्या कहा है कि वोल्ट एम्पियर, इसके आगे लिखना है वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक रेखीय होने के कारण, अभिलाक्षणिक रेखीय होने के कारण आंशिक अवकलनों का मान नियत होगा, तथा उनकी विमाएं प्रतिबाधा की विमाएं होंगी, प्रतिबाधा की विमाएं होंगी, तथा वोल्टता व धारा में परिवर्तनों को वोल्टता व धारा में परिवर्तनों को किससे व्यक्त करेंगे, परिवर्तनों को क्रमशः V व I के रूप में लिखने पर, इस रूप में V और I के रूप में लिखने, तो V और I के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V1, ये क्या होगा Z1 या ZI लिख सकते हैं इसको, ZI। ये क्या है, क्या बच गया, I1 करंट बच गया, तो I1 प्लस इसको क्या लिखेंगे, ZRI2, क्या ZRI2, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार V2 इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, ZF, क्या लिखेंगे, ZF I1 प्लस Z0I2, ये समीकरण नंबर आपकी 4। अब आपको समझना है, अब क्या देखना है कि ZI क्या है, या हम कहें कि ZR क्या है, या ZF क्या है, Z0 क्या है। तो उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ जो ZI होगा वो Z11 है, जो ZI है ये क्या है, यहाँ ZI इक्वल टू Z11 है, और इसको हमने क्या लिखा है, किसके बराबर लिखा है, ये क्या था, डेल V1 अपॉन डेल I1, यही था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैसे V1 अपॉन I1 इस रूप में लिख सकते हैं, V1 अपॉन I1 के रूप में लिख सकते हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी कि यहाँ जो ZI है वो Z11 मैट्रिक्स है, और वो क्या होता है, डेल V1 अपॉन डेल I1, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं V1 अपॉन I1। ये क्या है,
इसे खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा कहा जाता है। उसके बाद क्या है? खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा। खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा है कब होगी? जब I2 इक्वल टू 0 होगा। क्या? जबकि I2 इक्वल टू क्या है? 0। यानी क्या कह सकते हैं कि निर्गम टर्मिनल खुले हों। क्या हो? निर्गम टर्मिनल खुले हों। ये बात हमें बताइए। दोबारा देखना, जेड क्या है? यहाँ खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा है। अब जेड आर क्या होगा? इसे क्या लिख सकते हैं? Z12 लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं? डेल V1 अपॉन डेल I2 लिख सकते हैं। और ये क्या होगा? V1 अपॉन I2 ऐसे ही होगा। इसे हम क्या लिखेंगे? खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। खुले परिपथ की क्या? उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। ठीक है, क्या है? खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। जेड आर से युक्त किया क्योंकि रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस है, यानी कि रिवर्स का आर लिया है तो क्या लिखा है? जेड आर। ठीक है, क्या है? रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। यह कब होगा? जबकि I1 इक्वल टू 0। कब होगा? जबकि I1 इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि निवेशी टर्मिनल खुले। क्या है? निवेशी टर्मिनल खुले। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारा? जेड एफ। क्या है जेड एफ? क्या लिख सकते हैं इसे? Z21। क्या लिख सकते हैं? Z21। और ये क्या होगा? डेल V2 अपॉन डेल I1 ऐसे ही होगा ना। क्या लिख सकते हैं इसे? V2 अपॉन I1। क्या लिख सकते हैं हम? V2 अपॉन I1। और ये क्या होगा? ये खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा होगी। नहीं, ये खुले परिपथ की क्या होगी? खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा। खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा होगी। क्या होगी ये? खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा होगी। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में इसमें क्या है? I2 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि निर्गम टर्मिनल खुले हों। क्या हो? निर्गम टर्मिनल खुले हों। अब हमारा बचा क्या? बचा Z2। ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? डेल V2 अपॉन डेल I2, यानी कि Z22 यानी कि V2 अपॉन I2। यही है। ये क्या है? ये है खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा। क्या है ये? खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा। कब है? जबकि I1 इक्वल टू 0 हो। जबकि I1 इक्वल टू 0 लिख लेना आगे। खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा। ठीक, उसके बाद क्या है? खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा होगी। कब होगी? I1 इक्वल टू 0 होगा और निवेशी टर्मिनल खुले हुए। अभी चार बात आपकी समझ में आई। ये क्या है? लिख लेना इसके आगे। खुले परिपथ की
खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा, अग्र अंतरित प्रतिबाधा, ठीक है। और कब होगी? जब I2 इक्वल टू 0, ठीक है, यहां तक लिख लिया। उसके बाद Z11, Z22, Z21, Z12 को 4 टर्मिनल जाल के प्राचाल कहते हैं। Z11, Z12, Z21, Z22 को 4 टर्मिनल जाल के जेड प्राचल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड प्राचल कहते हैं, ठीक है। इन्हें खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल भी कहा जाता है। इन्हें खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल भी कहते हैं, इसके बाद में जो समीकरण 3 और 4 है, इनको जड़ प्राचालों के रूप में व्यक्त करें। समीकरण 3 व 4 को जड़ प्राचाल के रूप में लिखने पर तो जड़ प्राचाल के रूप में क्या हो जाएगी? V1 इक्वल टू क्या होगा? V1 इक्वल टू Z11 I1 ये बात है, प्लस Z12 I2। V2 इक्वल टू क्या होगा? Z21 I1 प्लस Z22 I2। यही बात होगी, ये समीकरण नंबर होगी 5 से। अब इनको मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे, तो मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या होगा? इधर वोल्टता है तो V1 V2 इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22, ठीक है। ये हो गई इधर, और क्या बचा? करंट I1 व I2 मैट्रिक्स के रूप में हो गई। यही तो जेड प्राचाल होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका जेड पैरामीटर था। इसमें हमने सबसे पहले बताया है कि 4 टर्मिनल जाल के निवेशी और निर्गम टर्मिनलों की वोल्टता व धारा का मान क्रमशः V1 V2 I1 I2 है। इसमें स्वतंत्र यानी कि धारा को स्वतंत्र चल माना तो हम V1 इक्वल टू F1 I1 I2 लेते हैं, V2 इक्वल टू F2 I1 I2 लेते हैं। फिर इसमें कहा है कि यदि परिपथ में कम मान की प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा का मान प्रयुक्त किया जाए तो जो उत्पन्न परिवर्तन होगा वो निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। 2 समीकरण बन गई। उनके बाद कहा है कि वोल्ट एम्पीयर अभिलाक्षिक रेखीय होने के कारण इनके आंशिक जो अवकलन होंगे उनका मान नियत होगा, और प्रतिबाधा जो इनकी विमाएं होगी प्रतिबाधा की विमाएं होंगी, तो वोल्टता और धारा में जो परिवर्तन होगा वो इस रूप में लिखा जाता है। अब इस रूप में Z1 क्या है, वो ZI क्या है, ZR क्या है, Z0 क्या है, ZF क्या है, वो आपको बताया गया है और लिखा भी गया है, ठीक है। उसके बाद में इसने मतलब इसको Z और I के रूप में लिखा, Z और I जेड प्राचालों के रूप में लिखने के बाद इसे मैट्रिक्स सारणी के रूप में लिखा, तो वो जेड पैरामीटर होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखना भी है और समझना भी है, क्योंकि जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर का लास्ट सॉल्यूशन आगे आपके काम आएगा यूनिट 2 में। अभी ये इसका विस्तृत वर्णन है, आगे डायरेक्ट फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। धन्यवाद।